Dear student, today we will discuss about the political thinker of Locke, Locke's political thought. Locke is a most important political thinker in England and political science also, because Locke is a main main political thinker of social contact theory. Locke was also father of liberalism, and so many more ideas, new ideas developed by जॉन लॉक. जॉन लॉक जो है वह हॉब्स के बाद 17 सेंचुरी का जो है एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर है, जो हॉब्स के बाद एक इंग्लैंड के पॉलिटिकल फिलॉसफी में एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है. और जो इंग्लैंड की जो सिचुएशन थी, जो हॉब्स ने डिस्क्राइब किया था, या हॉब्स ने अपने पॉलिटिकल थॉट में जिसको बताया था या डिस्क्राइब किया था, उस उस सेम वह सिचुएशन जो है लॉक के समय में भी थी, क्योंकि लॉक और हॉब्स के समय में, या फिर ये कह लो कि टाइम में ज़्यादा अंतर नहीं था. हॉब्स के बाद लॉक जो है बस एक दूसरे से कुछ ही दिनों के अंतर पे थे या कुछ ही वर्षों के अंतर पे थे. तो जो सिचुएशन हॉब्स के समय में थी वही सिचुएशन लॉक के समय में थी, लेकिन हॉब्स की जो व्याख्या थी वह एक नेगेटिव एस्पेक्ट पे थी, और जो लॉक है उसने उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट पे उसको एक्सप्लेन या डिस्क्राइब किया. और हॉब्स जो है जहाँ अपने जो आइडियाज लेता है वह नो डाउट सारे सारे जितने भी पॉलिटिकल थिंकर हैं उनके आइडियाज जो है उनके सिचुएशन बेस होते हैं, उनकी परिस्थितियों के हिसाब से होते हैं. लेकिन लॉक का भी सेम था, लॉक की भी परिस्थितियों के हिसाब से था, लेकिन हॉब्स ने अपने माहौल से उसको एक्सप्लेन किया था, लॉक ने अपने माहौल से उसको एक्सप्लेन किया था. लॉक जो है इंग्लैंड का एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर है, और यह बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज था. इसमें जो है इसकी प्रारंभिक पढ़ाई घर पे ही हुई, फिर बाद में जो है इसको ऑक्सफोर्ड में भेजा गया और वहाँ पढ़ा है. फिर जो है इसका मन जो है फिलॉसफी में नहीं लगा. तो हालांकि इसने पीजी जो है वो फिलॉसफी से ही की, फिलॉसफी और लिटरेचर. फिर उसके बाद इसका मन जब उसमें नहीं लगा, और या फिर इसका इंटरेस्ट नहीं आया उसमें, या इंटरेस्ट नहीं जगा, तो लॉक ने क्या किया कि लॉक जो है वह एक डॉक्टर के पास मेडिसिन की पढ़ाई पढ़ने के लिए, या फिर डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने के लिए, या फिर यह कह लीजिए कि प्रेजेंट टाइम में जिसे एमबीबीएस कहा जाता है, वह उस तरह की पढ़ाई पढ़ने के लिए वो एक डॉक्टर के पास चला गया, और डॉक्टर के पास ही रह के वह वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई और उसके साथ जो है वह मेडिकल की प्रैक्टिस अपना शुरू कर दिया या करने लगा. लॉक जो है उसी दरमियान जो है लॉर्ड एस्ले के संपर्क में आता है. लॉर्ड एस्ले जो है वह जो बाद में लॉर्ड एस्ले जो बाद में अर्ल ऑफ सेफ्टेसबरी के नाम से फेमस होता है और जाना जाता है. वह कह सकते हो कि ग्रेट पॉलिटिशियन था, एक ग्रेट डिप्लोमेट था. और चार्ल्स सेकेंड जो जब वहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो मैंने हॉब्स के बारे में हॉब्स में आपको बताया था कि 1642 से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, जिसमें कई सारे सरकारें परिवर्तित हुई, कभी मोनार्की आ जाता था या प्रिंसिपालिटी स्टेबल हो जाती थी, तो कभी जो है वह कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है स्टेबल हो जाती थी. तो यह जो परिवर्तन का दौर चल रहा था, यह जो चेंजेस चल रहे थे, यह जो सिस्टम जो है बार बार कन्वर्ट हो रहा था एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो यह दौर लॉक के समय में भी था. तो जो लॉर्ड इसले था, जो एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियन भी था, और एक इम्पोर्टेंट जो है वह कह सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट जो है वह डिप्लोमेट भी था. हालांकि एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो क्रॉमवेल था, जिसको मैंने जब अपने आपको हॉस पढ़ाया था तो बताया था कि क्रॉमवेल जो है वह एक लीडर था, और क्रॉमवेल के डायरेक्शन में ही, निर्देशन में ही जो
पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स थे, या फिर यह कह लो कि मोनार्की से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का जो रिफॉर्म था, तो वह क्रॉमवेल के समय में, क्रॉमवेल के लीडरशिप में ही इंग्लैंड में वह स्टेबल हुआ था। और जॉन लॉक के पापा या पिता जो है, वह क्रॉमवेल की उस मिशन में एक जो है वह एक अच्छी पोजीशन पे थे, एक अच्छे पोस्ट पे थे। तो लॉक जो है एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। दूसरी चीज यह थी कि लॉक जब एस्ले के संपर्क में आता है, तो वह एक, चूंकि वह एक राजनयिक है, वह एक पॉलिटिशियन है, वह एक जो है डिप्लोमेट है, तो उसका संबंध जो है वो चार्ल्स द्वितीय से था। और चार्ल्स सेकंड जो है को जब दोबारा गद्दी पे बैठाया गया, या चार्ल्स सेकंड को जब गद्दी पे बैठाया गया, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा जो है जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका या फिर बहुत बड़ा योगदान जो है, वह लॉर्ड एस्ले, जिसे बाद में अर्ल ऑफ सब्सबरी के नाम से जाना जाता है, उसका था। और वह जो है जॉन लॉक उसके उससे उसका मित्र भी बन चुका था, और जॉन लॉक उसके संपर्क में भी लगातार था। और कई सारे स्कॉलर तो यहाँ तक कहते हैं कि जॉन लॉक जो है वो उसका एक सीक्रेट सेक्रेटरी भी था। सीक्रेट सेक्रेटरी मतलब एक जो है ऐसा गोपनीय सेक्रेटरी जिसको बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे। बस वह आता था और जॉन लॉक से मिलता था, जॉन लॉक से अपनी चीजें शेयर करता था। जॉन लॉक जो है उससे बहुत क्लोज था। फिर जब जेम्स सेकंड की सरकार बदलती है, और जो है और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल होती है, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट स्टेबल होने के बाद जो है जो अर्ल ऑफ सब्सबरी था, उसको उसके पोस्ट से हटा दिया जाता है, क्योंकि उसको जो है जेम्स सेकंड जब राजा बनता है, जब मोनार्क बनता है, या फिर जब वो शासक बनता है, तो जेम्स सेकंड क्या करता है कि उसको जो है अर्ल ऑफ सब्सबरी को उसको प्रीवी काउंसलर बना देता है। और प्रीवी काउंसलर एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, क्योंकि प्रीवी काउंसिल जो है वो जो सुपीरियर जुडिशरी बॉडी थी। और अब सब्सबरी या फिर लॉर्ड एस्ले को जेम्स सेकंड जो है वो प्रीवी काउंसलर बना देता है। और लॉ को भी एक इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिल जाती है। लेकिन जब यह सत्ता परिवर्तित होती है, मैंने आपको हब्स में भी बताया कि लगातार जो है बार बार जो है चेंजेस होते रहते हैं। कभी प्रिंसिपैलिटी स्टेबल हो जाती है, तो कभी पार्लियामेंट जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फिर एक कह लो कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल हो जाती है। तो जब फिर वो परिवर्तन होता है, जेम्स सेकंड के बाद फिर जो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट टाइप की गवर्नमेंट आती है, तो इन लोगों को लगने लगता है, क्योंकि उसको पोस्ट से हटा दिया जाता है, तो वह पोस्ट से हटने के बाद वो हालैंड चला जाता है। लॉक भी उसके पीछे पीछे अपनी पोजीशन छोड़ के हालैंड चला जाता है। हालैंड जाने के बाद लॉक की जो मुलाकात है, वह विलियम ऑफ ऑरेंज का नाम सुना है आप लोगों ने? विलियम ऑफ ऑरेंज जो है, जब मैं आप लोगों को, चूंकि अभी अभी आपको बता दूंगा कि विलियम ऑरेंज वह जो है जेम्स सेकंड का दामाद था। और जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था, तो उसके बाद वही जो विलियम है और उनकी पत्नी मेरी, मतलब जेम्स सेकंड के बेटी और दामाद को भी जो है पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के बाद, या पार्लियामेंट्री जो जो 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद, उनको जो है वह नॉमिनल मोनार्क के रूप में गद्दी पे बैठा दिया जाता है। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो यह जो जब वो हालैंड भागता है, तो हालैंड जाने के बाद उसकी मुलाकात वही विलियम से होती है। जो विलियम ऑफ ऑरेंज है, उससे उसकी मुलाकात होती है। और विलियम ऑफ ऑरेंज जो है, ऑरेंज के वो संरक्षण में आता है, ऑरेंज के संपर्क में आता है, ऑरेंज से उसके संपर्क अच्छे होते हैं। और वह जो है जो कि विलियम ऑफ ऑरेंज जो है वह जेम्स सेकंड का दामाद रहता है, और जेम्स सेकंड के दामाद और बेटी से उसके संपर्क अच्छे हो जाते हैं। फिर बाद में वह जब 1688 का रेवोल्यूशन होता है, 1688 मतलब 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति जिसे हिंदी में कहा हो, तो आपने सुना हो, ग्लोरियस रेवोल्यूशन उसका नाम है, या गौरवपूर्ण क्रांति। तो 1688 में जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है,
तो उस समय पार्लियामेंट्री जो रिफॉर्म्स के लीडर्स होते हैं, जो पार्लियामेंट्री वो टाइप ऑफ गवर्नमेंट के लीडर्स होते हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक नॉमिनल जो है हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, या फिर यह कह लो कि नॉमिनल जो है हेड को, हेड ऑफ द स्टेट को के रूप में विलियम ऑरेंज या फिर और उनकी पत्नी जो है मेरी को, वह उन गद्दी पर बैठाते हैं। और या इसे एक इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह इकलौती ऐसा रिवॉल्ट या रिवोल्यूशन है जिसमें एक बूंद भी खून नहीं बहा था, किसी की कोई हत्या नहीं हुई थी, सिर्फ एक शासक को, एक मोनार्क को उसकी गद्दी से उतार दिया जाता है, उसकी जगह दूसरे लोगों को गद्दी पे बिठा दिया जाता है और उनके पावर को लिमिटेड कर दिया जाता है, सीमित कर दिया जाता है कि वह जो है वह सिर्फ पार्लियामेंट द्वारा दिए गए डिसीजन को, अपनी डिसाइड किए गए काम को ही करेंगे। यहां यह चीज एक नोटिस करने वाली बात है कि हॉब्स जहां अपनी आइडियोलॉजी उसी बैकग्राउंड पे बनाता है, जिस बैकग्राउंड पे लॉक अपनी आइडियोलॉजी बनाता है, दोनों की आइडियोलॉजी, दोनों के विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। लॉक भी उसी परिस्थितियों से अपने विचार या आइडियाज डेवलप करता है और हॉब्स भी उसी परिस्थितियों से अपने विचार डेवलप करता है, लेकिन दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग। हॉब्स का ऑब्जेक्टिव था एक एब्सोल्यूट मोनार्क को स्टेबल करना, या फिर चली आ रही मोनार्की को एक बेस प्रोवाइड कराना, एक आधार प्रोवाइड कराना। वह जो है हॉब्स भी उस मोनार्की या प्रिंसिपैलिटी फैमिली से अटैच था, वह भी उस जो नोबेल फैमिली थी, या फिर वह जो एक मोनार्कीज्म या फिर वह प्रिंसिपलिटी की जो फैमिली थी, जो प्रिंस की फैमिली थी, उसमें उसके किसी रिलेटिव के बच्चे को, मतलब उसकी फैमिली के किसी बच्चे को वो ट्यूशन पढ़ाता था या ट्यूटर, उसका ट्यूटर था। तो हॉब्स भी उससे अटैच था और उसका जो मोटिव था वह यह था, चूंकि वह जब उससे अटैच था तो वो उसकी फैमिली से अटैच था और इस कारण उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता था। तो उस वह जो है उसका जो मोटिव था वह क्लियर था कि वह जो है मोनार्किज्म को या ऑटोक्रेटिक मोनार्किज्म को या एब्सोल्यूट मोनार्की को, क्योंकि उसको लग रहा था कि लोग उसके अगेंस्ट विद्रोह कर रहे हैं, लोग उसके अगेंस्ट जो है वह मुहिम चला रहे हैं, लोग जो है उनको बदलना चाहते हैं। तो उसका जो मोटिव था, उसका मोटिव क्लियर था कि वह यह चाहता था कि कैसे भी करके किसी भी तरह जो है मैं या हम उसके जो चूंकि डिवाइन कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया गया था, डिवाइन कॉन्सेप्ट का अब कोई मतलब नहीं रहा था, तो वह जो है करता क्या है कि वह अपनी आइडियोलॉजी के माध्यम माध्यम से, अपने जो सोशल कॉन्टेक्ट के माध्यम से वह मोनार्किज्म को फिर से स्टेबल करना चाहता था और मोनार्किज्म के अगेंस्ट कोई आवाज ना उठाए, कोई ऑब्जेक्शन ना करे, कोई अपोज ना करे। तो इसके लिए वह करता क्या है, उसके लिए जो है वह एक एब्सोल्यूट मोनार्की को, एक जो है ऑटोक्रेटिक मोनार्की को स्टेबल करता है। परिस्थितियां सेम लेकिन ऑब्जेक्टिव अलग अलग, दोनों के ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफरेंट, दोनों के ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस है और यह डिफरेंस ही उनकी उनके जो थॉट्स हैं उनको अलग अलग करते हैं। हालांकि आप यह जान लीजिए कि हॉब्स जो है वह एक साइंटिफिक मटेरियलिज्म को फॉलो करता है। लॉक जो है वह सीधे सीधे, लॉक जो है एक सिस्टमैटिक आइडिया देता है और सीधे सीधे एक आइडिया दे देता है और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से पॉजिटिव है, चाहे वो ह्यूमन नेचर को लेके हो, स्टेट को लेके हो, हर चीज को लेके वो एकदम पॉजिटिव है। हॉब्स की आइडियोलॉजी जो है वो निगेटिव है और निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जाता है, क्योंकि जो मूल उद्देश्य है मानव का कि वह अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए जो स्टेट को फॉर्म करेगा वो करता है। तो यह जो आइडिया है लॉक का आइडिया हॉब्स के आइडिया से ठीक अलग है और लॉक की आइडियोलॉजी, हालांकि बेस दोनों का सेम है, दोनों का माहौल सेम है, दोनों के देश सेम है, दोनों के स्थान लगभग सेम है, दोनों इंग्लैंड के रहने वाले थे, दोनों इंग्लैंड की परिस्थितियों से प्रभावित थे, दोनों के ऊपर इंग्लैंड की परिस्थितियों का प्रभाव था, लेकिन दोनों के विचारों में अंतर था, दोनों के माध्यमों में अंतर था। एक जहां निगेटिव एस्पेक्ट से डिफाइन करता है, वहीं जो लॉक है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट से डिफाइन करता है उस परिस्थिति को। तो लॉक जो है, लॉक 1688 का एक एडवोकेट भी है। जो 1688 में जो ग्लोरियस रिवोल्यूशन हुई थी, 1688 में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई है, उसका वह समर्थक है।
और वह उसका भरपूर समर्थन करता है। वह कहता है कि व्यक्ति के पास यह अधिकार होने चाहिए कि अगर रूलर, अगर शासक, अगर सरकार उसके दिए गए या फिर उसके जो उसकी स्वतंत्रता को, उसके जो है आदर्शों को, उसके मतलब कार्यों को, अगर निर्धारित कार्यों को पूरा नहीं करती है, तो जनता के पास यह अधिकार होना चाहिए कि सरकार ने इस हमारे दिए गए या हमारे निर्धारित किए गए कामों को नहीं किया है, तो हमें उसको बदलने का, उसे हटाने का, उसे रिजेक्ट करने का भी अधिकार होना चाहिए। तो वह 1688 की जो ग्लोरियस रिवोल्यूशन है उसका वह समर्थन करता है और वह कहता है कि यह अच्छी बात है और लोगों के पास ऐसे अधिकार होने चाहिए और लोगों के पास ऐसे अधिकार हैं, क्योंकि सरकार जो है, राज्य जो है, वो एक साधन है, साध्य नहीं है। और उसका जो मुख्य उद्देश्य है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वह सिर्फ और सिर्फ लोगों की सुरक्षा और उनके संपत्ति और बाकी जो चीजों की सुरक्षा करना है। और जो सरकार या राज्य है उसका अस्तित्व इसलिए है क्योंकि हमने उसको अपने स्वार्थ के लिए, अपने काम के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या किया है, उसको बनाया है। और उसका जो उद्देश्य है वह हमारे लिए है, हमारे लिए काम करना है। वह जो है वो अपनी बुक जो टू सिटीजन सिविल गवर्नमेंट है, वह अपनी बुक टू सिटीजन सिविल गवर्नमेंट में इसका समर्थन करता है। वह कहता है कि लोगों के पास ये अधिकार होने चाहिए, लोगों के पास ये अधिकार है कि वह जो है अगर सरकार उसके दिए गए दायित्वों को पूरा नहीं करती है या फिर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके लिए गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया है, जिसके लिए उसको बनाया गया है, अगर वह उसे फुलफिल नहीं करती है, अगर वह उनके अपने दिए गए दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं करती है, तो सरकार के को बदलने का अधिकार जनता के पास होना चाहिए। तो जॉन लॉक जो है वह वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या पॉलिटिकल फिलॉसफी का एक इम्पॉर्टेंट जो है पॉलिटिकल थिंकर है, जिसने जो है हालांकि वह भी राज्य की उत्पत्ति, स्टेट ओरिजिन के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का एक मेन एडवोकेट भी है, क्योंकि हॉब्स, लॉक और रूसो या तीन उसके सबसे मेन एडवोकेट हैं, उसमें लॉक भी एक इम्पॉर्टेंट एडवोकेट है। लेकिन वह जो है हॉब्स का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ठीक उसके विपरीत आइडियोलॉजी देता है। हॉब्स की आइडियोलॉजी के ठीक विपरीत लॉक की आइडियोलॉजी है। हॉब्स ने जिन जिन, हालांकि स्टेप वही सेम है, लेकिन जो आइडियोलॉजी है, जो बेस, जो विचार है, वह दोनों के अलग है। क्योंकि हॉब्स जो है वह अपने तरीके से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से उसका वर्णन करता है। हालांकि परिस्थितियां भी लगभग सेम थी, लेकिन वह जो है उसको अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पे उसको डिस्क्राइब करता है। और उसका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है कि वह जो है एक ऑटोक्रेटिक मोनार्क को स्टेबल करना चाहता है। मतलब वह जो है मोनार्की के पक्ष में है, वह जो है प्रिंसिपलिटी के पक्ष में है। वह यह चाहता है कि जो सरकार हो, जो सरकार स्टेबल हो, जो सरकार जो है वह फॉर्म हो, वह प्रिंसिपलिटी हो, वह मोनार्की हो, और वह जो है एब्सोल्यूट मोनार्की या फिर ऑटोक्रेटिक मोनार्की को सपोर्ट करता है। ठीक इसके विपरीत जो लॉक है, लॉक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में भरोसा करता है, क्योंकि वह, उसके पापा भी पार्लियामेंट्री जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट के जो रिफॉर्म टीम थी उसके मेंबर थे, और उसमें एक सक्रिय मेंबर और एक अच्छी पोजीशन पे थे, क्योंकि वो क्रॉमवेल के साथ रहते थे। उसके बाद जो हालांकि लॉक का जो मित्र था लॉर्ड एस्ले, वह जो है वह मोनार्किज्म को या फिर जेम्स सेकंड को ही एज अ मोनार्क स्टेबल करना चाहता था। और लेकिन लॉक जो है, लॉक का दोनों पे मिश्रित प्रभाव था। लॉक जो है वह जहां एक तरफ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करता था, उसको लगता था कि अगर सरकार जो है एब्सोल्यूट पावर यूज करेगी, अगर अथॉरिटी एब्सोल्यूट पावर या ऑटोक्रेटिक पावर यूज करेगी, तो हमारी जो इंडिविजुअल लिबर्टी है, हमारी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसका तो हनन हो जाएगा। कोई भी एब्सोल्यूट पावर वाली सरकार आपके इंडिविजुअल लिबर्टी को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि जो एब्सोल्यूट पावर यूज करेगी वह कहीं भी इंडिविजुअल लिबर्टी की बात ही नहीं करेगी। क्योंकि इंडिविजुअल लिबर्टी की बात तो लिबरल गवर्नमेंट करती है, लिबरल गवर्नमेंट करती है। तो वो कहता है कि जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज की जाएगी या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब आएगी, तो वह इंडिविजुअल लिबर्टी को सपोर्ट करेगी। और इसी के साथ साथ वो सिंबॉलिक तौर पे, चूंकि वो विलियम ऑरेंज और मेरी के भी कांटेक्ट में था और उनसे अच्छे संबंध थे उसके,
तो वह उनके जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को भी सपोर्ट करता है। उसका यह मानना था कि यह जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, यह जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन है, यह भी होना चाहिए। और उनको जो है वह नॉमिनल हेड के रूप में, वह उनको नॉमिनल हेड के रूप में उनकी पोजीशन को भी स्वीकार करता है। लॉक पहला ऐसा पॉलिटिकल थिंकर है जो लोगों की स्वतंत्रता के लिए इतना प्रयास करता है। वह पहला ऐसा विचारक है जो स्वतंत्रता को प्राकृतिक मानता है। वह पहला ऐसा विचारक है जो लोगों की स्वतंत्रता के लिए सरकारों को बदलने की व्यवस्था करता है। वह कहता है कि सरकारें जब भी एब्सोल्यूट पावर यूज करेंगी तो वह कभी भी लिबर्टी प्रोवाइड नहीं कराएंगी। और हमारा दायित्व जो है, अगर तो सामाजिक समझौते के द्वारा सरकार का निर्माण होता है तो सरकार जो है वह हमारे दिए गए रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए है। तो इस तरह जो जॉन लॉक है, जॉन लॉक के विचारों पर, उसकी परिस्थितियों का, वहाँ के माहौल का, उसके वातावरण का, लॉर्ड एस्ले का, और कहा जा सकता है कि हॉब्स के विचारों का भी थोड़ा बहुत प्रभाव उस पर पड़ा ही होगा। ठीक। तो लॉक जो है वह एक महान विचारक है जिसने राजनीति विज्ञान को, जिसने जो है पॉलिटिकल साइंस को, या फिर जिसने पॉलिटिकल फिलॉसफी को एक नई दिशा दी, एक नया ट्रेंड दिया, एक नई तरह का रास्ता या मार्ग जो है वो सुझाया। और उसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता या स्वतंत्रता को प्राकृतिक अधिकार के रूप में डिफाइन करके पूरी तरह से पहले से चली आ रही, क्योंकि विश्व के मैक्सिमम देशों में जो है वो ऑटोक्रेटिक या फिर एब्सोल्यूट जो है मोनार्क था और वो शासन कर रहा था। और यह सारा कॉन्फ्लिक्ट जो था वह सिर्फ और सिर्फ इसी बात को लेके था कि कोई भी मोनार्क की, कोई भी प्रिंसिपालिटी, वह एब्सोल्यूट पावर को यूज करते हुए कभी भी इंडिविजुअल लिबर्टी या लिबर्टी की बात ही नहीं कर सकता। उसके लिए लिबर्टी वही है जो उसको अच्छा लगता है, जो वह प्रोवाइड कराता है। और लॉक जो है वह ठीक इसके विपरीत बात करता है। वह कहता है कि लिबर्टी जो है वह नेचुरल है और पावर एब्सोल्यूट शासक या रूलर यूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि पावर तो हम उसे प्रोवाइड कराते हैं, हम उसे उपलब्ध कराते हैं। तो जब हमारी ही पावर हम उसको उपलब्ध कर रहे हैं तो हम जितना देंगे उतना ही उसको यूज करना है। तो इस तरह वह एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फिलोसफर है और उसे फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है, उदारवाद का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि वह जो है स्वतंत्रता को लेके बहुत ही पॉजिटिव है। और स्वतंत्रता को लेके बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ करने का प्रयास करता है। तो इस तरह जॉन लॉक की महत्ता या इम्पोर्टेंस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी में और पॉलिटिकल फिलॉसफी में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है वो, और अत्यधिक है। खैर, इसके विचारों का प्रभाव हालांकि बहुत लोगों पे पड़ा है। मार्क्स से लेके बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर हैं जो लॉक के आइडियोलॉजी से बहुत प्रभावित हुए और उसके अपने विचारों का आधार भी इनको बनाया। इस पे हम अब आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।